तो साथियों, डायबिटीज एक अहम मुद्दा है। तो आज का जो प्रेजेंटेशन है ये हमें बिल्कुल मिस नहीं करना है और मेक श्योर करना है कि हम राइट इन्फॉर्मेशन फील्ड पे दें, क्योंकि हम हेल्थ सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो हमारी जानकारी जो है वो बिल्कुल सटीक और सही होनी चाहिए। इस सेशन का आगाज करते हैं और आज का जो मुद्दा है वो है डायबिटीज और डायबिटीज एंड आयुर्वेदा और आईएमसी। ये सारी क्लैरिटी आज मिलने वाली है। तो हमारे जो आज के की स्पीकर हैं इज अ वेरी ग्रेट पर्सनालिटी जो बिलोंग करते हैं हैदराबाद तेलंगाना से। इनको ज्वेल लीडर ऑफ आईएमसी भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने अपनी पहचान इस प्रकार बनाई है। बाय प्रोफेशन ही इज अ डॉक्टर, जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे उनके नाम के आगे डीआर लगा है। तो ही इज अ प्रैक्टिसिंग डॉक्टर जो पिछले कई सालों से मेडिकल फील्ड में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ही इज अ सक्सेसफुल डॉक्टर एंड अ सक्सेसफुल नेटवर्क मार्केटर। सो साथियों, ही इज अ ग्रेट पर्सनालिटी और नॉलेज का भंडार है। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि आज का प्रेजेंटेशन अद्भुत होने वाला है। सो आइए साथियों, बुलाते हैं आज के हमारे की स्पीकर, ग्रेट पर्सनालिटी फ्रॉम हैदराबाद, डॉक्टर अख्तर खान वाला सर। जोरदार तालियों के साथ आइए, एनर्जी एक्साइटमेंट के साथ सर का वेलकम करते हैं। सो यस, तालियां जोरदार होनी चाहिए। वो आपको जरूर देख रहे हैं सभी लोगों को जिनकी वीडियोस ऑन है। जिनकी वीडियोस ऑफ है वो कमेंट बॉक्स में सर को वेलकम या रोजेज या बुके से वेलकम कर सकते हैं सर का, जिनकी वीडियोस ऑन है। सो अख्तर सर, आई वेलकम यू। थैंक यू वेरी मच आफरीन, थैंक यू सो मच एंड गुड आईएमसी सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार एंड आप सभी को वेरी वेरी मेरी क्रिसमस। आज क्रिसमस का शुभ पर्व है। आप सभी को क्रिसमस की ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। थैंक यू आफरीन फॉर inviting me with such kind words and with such enthusiasm. Thank you so much. एंड मैं आप सभी को, जितने भी लोग हमारे साथ आज, जितने भी एसोसिएट्स लीडर्स जुड़े हैं भारत के हर कोने से, आप सभी का मैं बहुत ही वार्म वेलकम करता हूँ। स्टार्ट करने से पहले मैं आई वुड लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू थैंक फ्यू पीपल। सबसे पहले तो आईएमसी मैनेजमेंट का थैंक्स, जिन्होंने ये एक वंडरफुल सीरीज प्रोडक्ट ट्रेनिंग की शुरू की है। मैं आदरणीय डॉक्टर प्रेम कुमार जी का थैंक्स बोलना चाहूँगा, जो मेरे अपलाइन हैं, जिनके सानिध्य में मैं आज ये जर्नी जो है आईएमसी की, वो मैं बहुत ही सफलतापूर्वक कर पा रहा हूँ। मैं थैंक्स देना चाहूँगा मेरे दूसरे अपलाइन आदरणीय डॉक्टर आनंद बाजपेयी जी का, जिनका सानिध्य, जिनके पद चिन्हों पे चल के जो भी प्रोडक्ट की जानकारी या जो भी मुझे नॉलेज है वो उनके माध्यम से मुझे हमेशा मिलती रहती है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू टू आफरीन मेमन जी, जो शी हैज़ बीन अ पिलर ऑफ सपोर्ट। हर बार वो हर जगह हमारी टीम को सपोर्ट करने के लिए हमेशा अग्रसर रहती है। सो थैंक यू वेरी मच टू आफरीन जी एंड थैंक्स टू एंटायर आईएमसी फैमिली, जो इतना प्यार स्नेह और हर बार वो इतना अपना सपोर्ट देते हैं, ताकि हम लोग भी जो है अच्छी अच्छी ट्रेनिंग्स आप लोग के लिए प्लान करें। सो साथियों, आज का जो हमारा सेशन है वो है डायबिटीज़ पे, ऑब्वियसली। एंड आज हम लोग बहुत ही गहराई में बात करेंगे। बहुत से जो मिथ्स है उसके बारे में बात करेंगे, बहुत सारी जो लोगों को भ्रांतियां हैं उसके बारे में बात करेंगे, कई सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। बिफोर आई मूव और आगे बढ़ो, उससे पहले मैं जानना चाहूंगा कि मेरी आवाज़ आप तक क्लियर पहुंच रही है, बिकॉज मेरा वीडियो नहीं चल रहा है। आई डोंट नो, बिकॉज ऑफ सम रीजन। ओके, थैंक यू। राइट। सो स्लाइड्स जो है वो आप लोग, यू कैन ऑलवेज टेक अ स्क्रीनशॉट। मुझे रिकॉर्डिंग की, ओ माय गॉड, ठीक है, वी विल रिकॉर्ड इट। देखते हैं, लेट मी सी, आई डोंट नो वेदर इट कैन बी रिकॉर्डेड और नॉट। मैं रिकॉर्ड करने की कोशिश करता हूँ, जस्ट लेट मी चेक। ओके,
So let us begin. Let us go to the first slide. So आज का एजेंडा ये है कि हमें डायबिटीज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उसके हम लोग यहाँ पे मैक्सिमम आंसर्स को फाइंड आउट करेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायबिटीज क्या है वो पता करेंगे। कॉम्प्लिकेशंस क्या होती है डायबिटीज के साथ में उसके बारे में चर्चा करेंगे। हम हाई ब्लड शुगर लेवल्स क्या होती है या नॉर्मल क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे। और हम कैसे डायबिटीज को मैनेज कर सकते हैं या रिवर्स कर सकते हैं आयुर्वेदा के साथ, आयुर्वेदा की मदद से, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। राइट। सो जो सबसे पहला लोगों के मन में जो सवाल है वो है डायबिटीज क्या है। बेसिकली डायबिटीज क्या ये एक डिजीज है, क्या है एग्जैक्टली डायबिटीज? So diabetes is a chronic metabolic condition characterized by high blood sugar levels due to inadequate insulin production or poor insulin utilization. So basically साथियों समझने की जरूरत है कि डायबिटीज ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। इट्स नॉट अ डिजीज, ये बीमारी नहीं है, ये एक डिसऑर्डर है जो कि हमारे शरीर में इनएडिक्वेट इंसुलिन की वजह से, इंसुलिन एक हार्मोन है जो पैनक्रियाज नामक एक ग्रंथि होती है वो रिलीज करता है। तो जब हमारे शरीर में इंसुलिन नहीं बनता है या इंसुलिन बनता भी है लेकिन हमारा शरीर या हमारी कोशिकाएं उस इंसुलिन को जज्ब करने के या उसको एब्जॉर्ब करने के लिए लायक नहीं रहती है, उस स्थिति में जब जो ग्लूकोज है वो हमारे कोशिकाओं तक ना पहुंच के सिर्फ और सिर्फ हमारे रक्त में लगातार प्रवाह करता है, वो कंडीशन को डायबिटीज कहते हैं। सो आई होप आई एम क्लियर कि डायबिटीज जो है ये एक प्रकार की मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, इट इज नॉट अ डिजीज। और ये डिसऑर्डर रिवर्स हो सकती है लेकिन उसके कुछ कंडीशंस हैं, वो हम आज इस सेशन में उसके बारे में बात करेंगे। नाउ व्हाट आर द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज? डायबिटीज के मुख्य लक्षण क्या है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। सो जो मेजर कॉमन सिम्टम्स डायबिटीज के हैं वो सबसे पहला है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार पेशाब आना, जिसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में पॉलीयूरिया भी कहते हैं। दूसरा सिम्टम है बहुत ही जो कॉमन है वो है एक्सेसिव थर्स्ट, बहुत ज्यादा प्यास लगना, जिसे हम पॉलीडिप्सिया कहते हैं। तीसरा बहुत कॉमन सिम्टम है इंक्रीज हंगर, ज्यादा भूख लगना, जिसे हम पॉलीफेजिया कहते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। देन अगला सिम्टम है अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, मतलब अचानक वेट जो है कम हो जाना, शरीर का जो एक मास होता है या जो वेट होता है, वजन है, वो एकदम अचानक कम हो जाना, ये एक सिम्टम है। अगला है जो बहुत कॉमन सिम्टम है वो है ब्लर्ड विजन, जहाँ पे जो किसी की जो आंखों की जो रोशनी है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, उनको सामने जो भी है वो धुंधला दिखता है, हेजी दिखता है। अगला जो सिम्टम है वो है स्लो हीलिंग वुंड्स और इन्फेक्शन, कोई घाव हो गया, कोई जख्म हो गया है, तो डायबिटीज के जो मरीज होते हैं उनको वो जख्म जो है वो बिल्कुल हील नहीं होता है या बहुत समय लगता है या उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। अगला जो बहुत कॉमन सिम्टम है वो है हाथों पैरों में नमनेस आ जाना, टिंगलिंग सेंसेशन एंड नमनेस इन हैंड्स एंड फीट, जिसे कई जगहों पे कहते हैं मूंगिया चलना या हाथों पैरों में झंझनाहट होना या हाथ पैर सुन्न हो जाना, ये भी डायबिटीज के बहुत कॉमन सिम्टम्स में से एक है। एंड फाइनली फटीग, बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होना, थोड़ा सा भी काम किया और कमजोरी महसूस होना या एकदम आलस आए जैसा लगना, ये सारे के सारे जो है ये बहुत कॉमन सिम्टम्स है डायबिटीज के ये कॉमन लक्षण है। अब ये लक्षण जो है, ये जो कॉमन सिम्टम्स है, उसके रीजन क्या है? फ्रीक्वेंट यूरिनेशन क्यों होती है, जिसे पॉलीयूरिया कहते हैं? तो होता ये है कि जो किडनीज है वो लगातार
काम करती है, जो हमारे शरीर में एक्सेसिव शुगर जो डेवलप हो रहा है, जब भी हम खाना खाते हैं तो उसमें शुगर जो है वो प्रोड्यूस होता है, और शुगर जो है वो हमारे सेल्स में जाता है, और सेल्स उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मतलब हम जो ताकत आता है वो ग्लूकोज की वजह से आता है। लेकिन जब ये ग्लूकोज हमारे सेल्स में नहीं जा पाता है और ब्लड में रह जाता है, तो किडनीज जो है इसको ओवर टाइम काम करना पड़ता है ताकि ये एक्सेस शुगर ब्लड में से बाहर निकल जाए। और इसी वजह से किडनीज जो है वो खूब काम कर करके एक्सेस जो ब्लड में शुगर है उसको यूरिन के माध्यम से बाहर फेंक देती है। इस वजह से एक्सेसिव यूरिनेशन होता है। दूसरा, बहुत ज्यादा प्यास क्यों लगती है? जाहिर सी बात है, जब बहुत ज्यादा पेशाब जा रही है, मतलब आपके शरीर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तरल पदार्थ जो वाटर है, वो अगर बॉडी से निकल जा रहा है तो आपके शरीर को पानी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि शरीर डिहाइड्रेट ना हो जाए और शरीर जो है टोटली सूख ना जाए, इस वजह से पानी की प्यास लगती है बार बार। नेक्स्ट होता है बहुत ज्यादा भूख लगना। ये भूख क्यों लगता है? क्योंकि शरीर में इंसुलिन की मात्रा कमी है या इंसुलिन रेजिस्टेंस हो चुका है, और इस वजह से हमारे शरीर में जो ग्लूकोज है या जो सेल्स में जो ग्लूकोज है वो नहीं एंटर हो पा रहा है, और शरीर को एनर्जी की कमी हो जाती है। और ऐसी अवस्था में ब्रेन को लगता है कि भाई शरीर में खाना नहीं है या एनर्जी नहीं है, इस वजह से वो आपको बार बार एक भूख की जो है वो एक फीलिंग देता है, और इस वजह से एक डायबिटिक इंसान ज्यादा खाना खाता है। फटीग क्यों होता है? कमजोरी क्यों होती है? जाहिर सी बात है, सिंपल है, वही कारण है क्योंकि आपका सेल जो है वो ग्लूकोज को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, और इस वजह से जो ग्लूकोज हमारे कोशिकाओं में जाके एनर्जी प्रोड्यूस करना चाहिए, वो ग्लूकोज तो ब्लड में ही है, और इस वजह से हमारे सेल्स में एनर्जी नहीं रहती, एनर्जी लेवल्स डाउन होती है। इस वजह से पूरे शरीर में फटीग या कमजोरी आती है। ब्लड विजन क्यों होता है? जो धुंधला सा दिखना क्यों शुरू होता है? क्योंकि हाई ब्लड शुगर लेवल्स हैं, और इसके वजह से हमारे जो लेंस हैं वहां पे जो एक फ्लूइड होता है, तरल पदार्थ होता है, वो भी जो है सूखना शुरू हो जाता है, और इस वजह से आंखों के सामने हमारे जो है धुंधलापन आता है, हम सही से देख नहीं पाते हैं। वूंड्स या कोई भी घाव क्यों बहुत धीरे से हील होता है या इन्फेक्शन हो जाते हैं? उसका कारण मेन है कि जब ब्लड में बहुत ज्यादा शुगर होता है तो ये क्या करता है, जो धमनियां होती है, जो आर्टरीज होती है या जो वेन्स होती है, उसके अंदर उसको सिकुड़ना शुरू कर देता है, और इस वजह से जो अलग अलग जगहों पे ब्लड फ्लो नहीं पहुंच पाता, और हमारा इम्यून सिस्टम या इम्यून जो रिस्पॉन्स है, जो रोग प्रतिरोधक शक्ति है, वो वीक होती है, और इस वजह से हमारा कोई भी वुंड बहुत जल्दी हील नहीं हो पाता है। और फाइनली जो नमनेस और टिंगलिंग सेंसेशन होती है वो इस वजह से होती है क्योंकि हाई ब्लड शुगर शुगर ये जो शक्कर की मात्रा खून में बहुत ज्यादा होने की वजह से जो हमारी नर्व्स है, जो हमारी नसें हैं, वो डैमेज होना शुरू हो जाती हैं, जिसे हम लोग डायबिटिक न्यूरोपैथी भी कहते हैं। तो आई होप कि यहां तक आप लोगों को चीजें समझ में आ गई, सिम्टम्स और उसके सिम्टम के कारण क्या है, ये सिम्टम क्यों हो रहा है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब हम आगे बात करते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट लेस कॉमन सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज। डायबिटीज के और भी कई दूसरे सिम्टम्स भी हैं। वो सिम्टम्स में अगर आप देखेंगे तो लेस कॉमन है, लेकिन ये डायबिटीज लोगों को होने का अंदेशा देते हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि मुझे बहुत ज्यादा प्यास या बहुत ज्यादा पेशाब आना या कमजोरी महसूस होना यही डायबिटीज के स्टार्टिंग लक्षण है, बट ऐसा नहीं है। डायबिटीज के लेस कॉमन सिम्टम्स भी है जो लोगों को डायबिटीज होने की ओर एक इशारा कर सकते हैं, जिसमें आता है डार्कन स्किन पैचेस, जिसे एकेंथोसिस भी कहते हैं। एकेंथोसिस मतलब बहुत सी जगहों पे, खास करके चेहरे पे और नाक के कोनों के आसपास या गर्दन के आसपास जो है डार्क कलर स्किन पैचेस आ जाते हैं, मतलब जिसे पिगमेंटेशन कहते हैं। ये भी एक स्टार्टिंग साइन ऑफ डायबिटीज हो सकता है।
बार बार यीस्ट इन्फेक्शन होना, जो प्राइवेट पार्ट्स है वहां पे बार बार इन्फेक्शन हो जाना, ये भी डायबिटीज का स्टार्टिंग सिम्टम्स हो सकता है। इरिटेबिलिटी, मूड स्विंग्स हो जाना, बहुत ज्यादा गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन महसूस होना, या बहुत ज्यादा कई बार डिप्रेस हो जाना, ये सारे के सारे सिम्टम्स भी आपको मधुमेह या डायबिटीज होने के संकेत देते हैं। गम्स, जो हमारे मसूड़े हैं, मसूड़ों में खून आना, या मसूड़ों में कई बार स्वेलिंग आ जाना, पस आ जाना, ये भी जो है डायबिटीज का एक लक्षण हो सकता है। ये साइलेंट साइंस या सिग्नल्स है डायबिटीज के। स्किन इन्फेक्शंस या बॉयल हो जाना, कई बार लोगों को जो आर्मपिट्स है या बगल में उनको छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, या ग्रॉइंस में जो प्राइवेट पार्ट्स की जगह पे जगह है वहां पे छोटे छोटे दाने हो जाते हैं। तो जहां पे भी एरिएशन अच्छा नहीं है, जहां जहां पे फोल्ड्स है स्किन के अंदर, वहां वहां इन्फेक्शन या बॉयल्स होना भी डायबिटीज के लेस कॉमन साइंस में एक साइन है। अगला है हियरिंग इम्पेयरमेंट। अचानक जो भी सुनने की शक्ति या क्षमता है वो कम होना, ये भी डायबिटीज की एक साइन हो सकती है। ये बहुत कॉमन नहीं होता है, लेकिन यस, बहुत से लोगों में डायबिटीज ये साइन से भी जो है, जो ये सिम्टम है उससे भी हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि उनको डायबिटीज हो सकता है। फिर अनयूजुअल क्रेविंग ऑफ स्वीट फूड्स, बहुत से लोगों को मीठा खाने का बहुत ज्यादा मन करता है, और ये भी जो है डायबिटीज की ओर इशारा दे सकता है। ड्राई और इची स्किन, स्किन जो है बहुत ज्यादा ड्राई हो जाना, बहुत ज्यादा उसमें खुजलाहट महसूस होना, और रूखापन स्किन का, ये भी डायबिटीज की एक साइन है। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि पेशाब बहुत आती है, बॉडी में से पूरा पानी जो है निकलता है, स्वाभाविक है, इस वजह से स्किन भी जो है वो ड्राई होना शुरू हो जाती है, और ये डायबिटीज के सिम्टम्स, स्टार्टिंग सिम्टम्स हो सकते हैं। मुंह से खराब गंदी बास आना, स्मेल, बैड ब्रेथ, ये भी जो है एक डायबिटीज की लेस कॉमन सिम्टम्स हैं। एंड फाइनली ब्लड विजन से ज्यादा आगे बढ़ जाना, जहां पे रोशनी जो है वो बिल्कुल भी कोई भी बहुत ब्राइट लाइट अगर आंखों पे पड़ रही है तो वो बिल्कुल भी सहन ना होना, या आंखों के सामने अंधेरा आ जाना, या डबल विजन दिखना, दो दो मतलब हाफ विजन दिखना, ये सारे भी जो है ये साइंस है, लेकिन लेस कॉमन देन द प्रीवियस जो मैंने साइंस बताए उससे ये लेस कॉमन साइंस है। लेकिन ये भी जो है ये सारे के सारे साइंस है डायबिटीज के ही। राइट? तो ये हो गए सिम्टम्स। अब हम आगे बात करते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायबिटीज। साथियों, डायबिटीज के बहुत सारे टाइप्स हैं, बहुत ज्यादा उसमें क्लासिफिकेशन किया हुआ है डायबिटीज को। और हम जो बात करेंगे वो, आज हम लोग जो कॉमन जो डायबिटीज है, बहुत आम तौर पे जो डायबिटीज होती है उसके बारे में ही बात करेंगे। क्योंकि आपको भी फील्ड के अंदर मैक्सिमम यही दो तीन प्रकार के डायबिटीज के टाइप्स मिलेंगे। तो उसमें सबसे तीन मुख्य टाइप है, टाइप 1, टाइप 2 और जेस्टेशनल डायबिटीज। ये जो टाइप 1 डायबिटीज है इसे डायबिटीज इंसिपिडस भी कहते हैं। ऑटो इम्यून डायबिटीज है, मतलब ये जो है, ये जो हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति, जो जो हमारी इम्यून सिस्टम है वो ही हमारे अगेंस्ट हो जाता है। और इस वजह से होता ये है कि जो इंसुलिन प्रोडक्शन करने वाले जो सेल्स हैं, जो सेल्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं, या अल्फा बीटा जो सेल्स होते हैं पैनक्रियास के, वो टोटली नष्ट हो जाते हैं, और इंसुलिन टोटली बनता ही नहीं है, प्रोड्यूस ही नहीं होता है। ये टाइप 1 डायबिटीज है। टाइप 2 डायबिटीज, जिसे डायबिटीज मलाइटिस भी कहते हैं, डायबिटीज मलाइटिस, ये सबसे कॉमन टाइप ऑफ डायबिटीज है। यहाँ पे इंसुलिन बनता तो है, मतलब हमारा शरीर या हमारी ग्रंथि जो पैनक्रियास ग्रंथि है वो इंसुलिन को बनाती है जरूर, लेकिन वो इंसुलिन किसी कारणवश, चाहे वो लाइफस्टाइल हो चाहे वो जेनेटिक्स हो, इस दोनों कारण के वजह से वो इंसुलिन जो है वो हमारे सेल्स तक नहीं पहुंच पा रहा है, और इसी कारणवश जो शुगर है वो ब्लड में ही घूमे जा रहा है। तो ये टाइप 2 डायबिटीज है।
और 95% जो डायबिटीज केस है इंडिया में वो डायबिटीज टाइप 2 के ही है। तीसरा डायबिटीज है जेस्टेशनल डायबिटीज। ये अमूमन महिलाओं को जब वो गर्भवती होती है, जब वो प्रेग्नेंट होती है तब होता है। और ज्यादातर महिलाएं जैसे ही डिलीवरी कर देती हैं, डिलीवरी हो जाती है उनकी, तब ये डायबिटीज जो है वो ऑटोमेटिकली प्रॉपर केयर और प्रॉपर डाइट के साथ में ये ठीक हो जाता है। तो और कुछ लोगों को, कुछ महिलाओं को ये जो है वो वैसे ही बना रहता है, और कई बार वो टाइप 2 डायबिटीज में भी कन्वर्ट हो जाता है। राइट। सो ये तीन मुख्य टाइप है डायबिटीज के जो सबसे ज्यादा हमारे सोसाइटी में पाए जाते हैं। उसमें भी टाइप 2 डायबिटीज जो है, जिसे डायबिटीज मलाइटस कहते हैं, वो सबसे ज्यादा 95% आपको मार्केट में केसेस यही मिलेंगे। अब हम बात करेंगे आयुर्वेदिक क्लासिफिकेशन ऑफ डायबिटीज। ये तो जो मैंने आपको बताया ये है मॉडर्न मेडिसिन या एलोपैथी साइड का। आयुर्वेदा डायबिटीज को कैसे क्लासिफाई करता है? आयुर्वेदा में डायबिटीज को मधुमेह भी कहते हैं। और आयुर्वेदा में बेसिकली तीन टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन किए हैं। एक जो कफा डोमिनेंट है, आप सभी लोग जानते हैं जैसे कि वात पित्त और कफ जो है ये तीन दोषा होते हैं। और इन तीनों दोषा में जब भी इम्बैलेंस होगा तब कई प्रकार की अलग अलग बीमारियां आती हैं। तो डायबिटीज को आयुर्वेदा के अनुसार तीन कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है। एक तो जहां पे कफ डोमिनेंट है, मतलब कफा का प्रभाव प्रभाव ज्यादा है, और ये कॉमनली होता है ओबीज इंडिविजुअल्स में जो ज्यादा मोटे होते हैं, जिनका वेट बहुत ज्यादा होता है। दूसरा क्लासिफाई किया है पित्त डोमिनेंट, जहां पे पित्त का प्रभाव बहुत ज्यादा है, और ये जो है ये लिंक्ड है डाइजेशन एंड लिवर हेल्थ से। जिनको डाइजेशन और लिवर की समस्या ज्यादा है वहां पे ये पित्त डोमिनेंट डायबिटीज देखा जाता है। और तीसरा होता है वात डोमिनेंट। वात जहाँ पे बहुत ज्यादा प्रभावी है, उस व्यक्ति का जो प्रीडिस्पोजिशन है या उसका जो शरीर की जो दोषा है, जो शरीर में दोषा पाया जाता है, वो रिलेटेड टू वाता है। तो वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड डायबिटीज जिसमें बहुत ही भारी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जहाँ पे हार्ट पे, किडनीज पे या गैंग्रीन तक चला जाता है, तो वो वात डोमिनेंट डायबिटीज होता है। तो ऐसे आयुर्वेदा में डायबिटीज को तीन में क्लासिफाई किया गया है। अब लेट अस टॉक अबाउट द स्टैटिस्टिक्स ऑफ डायबिटीज इन इंडिया। डायबिटीज के बारे में हमने देख लिया कि भाई क्या टाइप्स हैं, उसके सिम्टम्स क्या हैं, डायबिटीज को कैसे क्लासिफाई किया गया है। अब हम थोड़ी बात करते हैं कि आज करंट स्टैटिस्टिक्स क्या है। और ये करंट स्टैटिस्टिक्स जो है ये बहुत भयावह है, बहुत डरावने हैं, और ये हमारे लिए अच्छे संकेत भी है और बुरे संकेत भी है। बुरा संकेत इसलिए क्योंकि ये डायबिटीज जो है, मधुमेह जो है, ये बहुत तेजी से फैल रहा है। और आज भारत में जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स के वजह से सेकंड सबसे ज्यादा लोगों की जान अगर जा रही है तो वो है डायबिटीज। नंबर वन पे है कार्डियोवेस्कुलर प्रॉब्लम, मतलब हार्ट अटैक से लोग मर रहे हैं। और दूसरा जो नंबर पे जो आता है वो आता है डायबिटीज। पूरे वर्ल्ड में इंडिया जो है डायबिटीज के मामलों में नंबर 2 पे आता है। नंबर 1 पे है चाइना, नंबर 2 पे है इंडिया। और इंडिया में डायबिटीज बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आपके सामने कुछ आंकड़े हैं, वो देख लीजिए। अगर आप देखेंगे 2019 में करीबन 77 मिलियन लोग थे, मतलब 77 मिलियन मतलब 7 करोड़ 70 लाख लोग थे जो डायबिटीज से पीड़ित थे। यही आंकड़ा 2030 में जाके 100.95 मिलियन हो जाएगा, मतलब करीब करीब 11 करोड़ लोगों को डायबिटीज हो जाएगा। और यही आंकड़ा बढ़ते बढ़ते 2045 में 13 करोड़ 42 लाख लोगों तक पहुंच जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि कितनी तेजी से डायबिटीज जो है वो बढ़ रहा है। अब इसमें और एक बात यह है कि बहुत से लोग
ये तो आंकड़ा आप देख रहे हैं जो डायबिटीज है लोगों को, लेकिन बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो अभी तक जिनको पता ही नहीं कि उनको डायबिटीज है। उनको पता ही नहीं, मतलब 50% तो अनडिटेक्टेड है। उन्होंने कभी ब्लड टेस्ट भी नहीं कराई है। उनको सिम्टम्स हैं, लेकिन उन्होंने कभी ये इतनी जहमत नहीं उठाई, या उनको शायद से ये डर है कि मैं जाऊंगा तो पता नहीं डायबिटीज का मेरे ऊपर लेबल लग जाएगा और पता नहीं ये सब होगा। इस वजह से उन्होंने कभी टेस्ट भी नहीं कराई है। और साथियों, 2019 में करीबन 10 लाख लोग डायबिटीज के वजह से, मतलब डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। तो ये जो है, ये इतना अभी भयावह आप आंकड़ा है वो देख सकते हैं। ये आपके सामने इंडिया का मैप है, और आप देख सकते हैं कि डायबिटीज कितनी तेजी से पूरे हमारे भारत को अपनी गिरफ्त में ले रहा है। जितने भी कोस्टल बेल्ट है, वहां पे आप देख सकते हैं कि रेड एंड ऑरेंज जो जगह दिख रही है आपको, मार्क्ड है ये मैप के अंदर जो कलर है, वहां पे डायबिटीज का इंसिडेंस सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा प्रिवेलेंट है। और जो येलो है वो थोड़ा कम है, और जो ग्रीन है और जो थोड़ा सा लाइट ग्रीन है वहां पे और भी कम है। तो अगर आप देखेंगे तो पश्चिम बंगाल से लेके पूरा उड़ीसा, कोस्टल आंध्रा, तमिलनाडु, केरला, ऊपर जो कोस्टल आपका कर्नाटका है, कोस्टल महाराष्ट्र है, वो पूरा का पूरा डायबिटीज से, डायबिटीज ने जकड़ लिया है, अपने शिकंजे में घेर लिया है। एंड नदर्न पार्ट में अगर आप देखेंगे तो जो भी बॉर्डर्स है, बॉर्डर्स ऑफ इंडिया है, ऊपरी इलाकों में, वहां पे भी डायबिटीज बहुत ज्यादा है। अगर आप देखें डायबिटीज इन मेन एंड विमेन में, तो डायबिटीज इन मेन जो है, हर 100 में से 16 आदमी को जो है डायबिटीज है। 100 में से 16 आदमी को डायबिटीज है। और अगर आप देखें वुमेन में, तो ऑन एन एवरेज हर 100 में से करीब करीब 14 महिलाओं को डायबिटीज है। ये गवर्नमेंट के आंकड़े हैं। आप गवर्नमेंट की जो सेंसस की वेबसाइट्स हैं, जो नेशनल हेल्थ की वेबसाइट्स हैं, वहां पे आपको ये आंकड़े बिल्कुल क्लियरली मिल जाएंगे। सबसे ज्यादा डायबिटीज जो अगर आप देखेंगे, सबसे ज्यादा डायबिटीज अगर इंडिया में फिलहाल है, तो वो है केरला में, तमिलनाडु में, आंध्रा में, बंगाल में, और उसके बाद तेलंगाना है, गुजरात है, उड़ीसा है, ये बाकी के अलग अलग स्टेट्स आते हैं, जब जहां पे पुरुष बहुत ज्यादा डायबिटीज से ग्रसित हैं। अगर हम बात करें कि महिलाओं की, तो महिलाओं के अंदर सबसे ज्यादा जो डायबिटीज पाया जाता है वो है मिजोरम में, उसके बाद केरला में है, उसके बाद में आंध्र प्रदेश है, नेक्स्ट आता है तेलंगाना, आंध्रा, कर्नाटका। ये जो देश है, ये जो स्टेट्स है, यहाँ पे महिलाओं को ज्यादा संख्या में डायबिटीज है। तो साथियों, ये था हमारा डायबिटीज का जो आई वुड से एक नंबर्स है, स्टैटिस्टिक्स है, जो हमारे पूरे इंडिया में है। स्टेट वाइज अगर आप डायबिटीज की बात करें, तो ये आपके सामने ये कुछ आंकड़े हैं। ये बहुत ही लेटेस्ट आंकड़े हैं, 2023 के आंकड़े हैं ये, जहां पे आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा डायबिटीज जो है वो अर्बन एरियाज में ज्यादा है। जो ए सिटीज है, जो मेट्रो सिटीज है, जो कैपिटल्स, स्टेट्स के जो कैपिटल्स हैं, वहां पे डायबिटीज ज्यादा है। उसका कारण मेन यही है कि जो लाइफस्टाइल है, जो खान पान है, जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, लोग जो है ज्यादातर गाड़ियों पे चलना, या मतलब जिसे कहते हैं कि एक्सरसाइज ना करना, ये सारे के सारे कारण मुख्य तौर पे है। इस वजह से अर्बन जो इलाके हैं, जो ए सिटीज है या कैपिटल्स हैं, जहाँ पे मेट्रोज वगैरह आ चुकी है, ऐसी जगहों पे डायबिटीज की जो प्रिवेलेंस है वो ज्यादा है, मुकाबले रूरल में डायबिटीज कम है, लेकिन अर्बन में बहुत ज्यादा डायबिटीज फैल चुका है। साथियों, ये आंकड़े बहुत ही दिल दहलाने वाले हैं। दिल दहलाने वाले इसलिए हैं कि अगर आप देखेंगे कि जो ग्राफ दिख रहा है आपको लेफ्ट साइड के अंदर, 2023 में जो डायबिटीज की जो इंडस्ट्री है, डायबिटीज की जो मेडिसिन बनाने वाली कंपनियां हैं, जो उसका बिजनेस है, 2023 में था 44.56 बिलियन डॉलर्स का। 2024 में हो गया वो 48 48.14 बिलियन डॉलर्स का। और ये बढ़ के
2028 में, मतलब आने वाले 4 साल के अंदर, इसके अंदर वृद्धि होके ये बन जाएगा 65.90 बिलियन डॉलर्स का। मतलब करीब करीब $66 बिलियन का ये इंडस्ट्री बन चुका है। मार्केट का कैपिटलाइजेशन है इतना। ये हर साल 8% की गति से बढ़ रहा है। ये कौन? जो वो ग्रोथ दिखा रहा है, ये जो डायबिटीज की मेडिसिन बनाते हैं, जो टैबलेट्स बनाते हैं, जो इंसुलिन बनाते हैं। ये आंकड़े ये दिखाते हैं कि डायबिटीज की संख्या कितनी तेजी से बढ़ने वाली है। आज हम, भारत जो है वो नंबर 2 पे है। आने वाले समय में मुझे लगता है कि जिस गति से हम लोग बढ़ रहे हैं, अगर हमने अभी कुछ नहीं किया, हमने अगर हमारे समाज को, हमारी सोसाइटी को अवेयर नहीं किया, और हमने उनको, उनकी सेहत पे ध्यान नहीं दिया, तो मुझे लगता है कि भारत को नंबर 1 बनने में डायबिटीज में 3 से 4 साल लगेंगे बस। और आप सोच के देखिए कि ये डायबिटीज जो है, आज अगर आप देखें, बहुत छोटी छोटी उम्र में लोगों को किडनी रिप्लेसमेंट करनी पड़ रही है। वो सभी लोग डायलिसिस पे चले जा रहे हैं, छोटे छोटे 35 साल, 38 साल, 40 साल में। जवान जवान लोगों को जो है वो हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, उनको ब्रेन स्ट्रोक्स आ रहे हैं, पैरालिसिस हो रहा है बहुत छोटी उम्र में। तो ये बहुत भयावह भी है, लेकिन यहाँ पे एक हमारे लिए अपॉर्चुनिटी भी है। अपॉर्चुनिटी एज अ हेल्थ कंसल्टेंट, एज अ आईएमसी वेलनेस कोच, वेलनेस कंसल्टेंट, हम सबके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है कि हम, जो लोग इस समस्या से परेशान हो चुके हैं, ये परेशानी जो है लोगों को डरा रही है या उनके जीवन को टोटल तहस नहस कर रही है, हमारे पास में एक बहुत ही बढ़िया मौका है उनको ठीक करने का, उनको अवेयर करने का, और लोगों को डायबिटीज से बचाने का। कितने लोग मानते हैं कि हमारे पास में ये मौका है? एक बार चैट बॉक्स में प्लीज राइट इट डाउन कि यस, हमारे लिए मौका है ये। यस, 100% हमारे लिए बहुत बड़ा मौका है कि हम लोग, सभी लोग मिलके, ये जो एक महामारी जैसी फैल रही है, इसे हम लोग रोक सकते हैं। राइट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अब हम बात करेंगे थोड़ा आगे की स्लाइड्स में कि ये डायबिटीज जो है, ये ब्लड शुगर लेवल्स क्यों हमारे शरीर में बढ़ती है, क्यों बढ़ता है, ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ने का कारण क्या है? तो जो मॉडर्न पर्सपेक्टिव है, जो एलोपैथी का जो पर्सपेक्टिव है, वो ये कहता है कि नंबर 1 है पुअर डाइट। हमारी जो खान पान है उसमें हम लोग बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, उसमें शुगर का कंटेंट बहुत ज़्यादा हाई होता है, इस वजह से जो है हमारे ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ते हैं। दूसरा है सेडेंट्री लाइफ, हमने बिल्कुल भी मेहनत करना बंद कर दिया है। सारा का सारा काम हम टेक्नोलॉजी पे, सारा का सारा काम हम बैठे बैठे कर रहे हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं है, बिल्कुल भी बॉडी को जो है हम लोग तकलीफ ही नहीं दे रहे हैं, इस वजह से। अगला है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ चुका है और स्लीप डिप्राइवेशन है, मतलब लोग कम सो रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, चाहे वो वर्क का स्ट्रेस हो, रिलेशनशिप में स्ट्रेस हो, या कोई भी स्ट्रेस जो मेंटल स्ट्रेस है, इस वजह से जो है ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ रही हैं। एंड चौथा है जेनेटिक्स और ओबेसिटी की वजह से। मोटापा एक कारण है, और अगर आपके फोर फादर्स में, अगर आपके फैमिली में डायबिटीज की हिस्ट्री है, तो इस वजह से जो है ब्लड शुगर लेवल्स हाई रहेंगे। ये मॉडर्न पर्सपेक्टिव है जो मॉडर्न मेडिसिन कहती है। लेकिन जो आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव है वो ये कहती है, जो आयुर्वेदा है वो, उनका मानना ये है कि अगर आपके दोषाज इम्बैलेंस है, वात पित्त कफ, ये जो है ये इम्बैलेंस है, तो ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ जाएंगे। ओवर ईटिंग और सेडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से। अब आयुर्वेदा, अगर आप बहुत इसको गहराई से देखेंगे, तो आयुर्वेदा ये कहता है कि एक समय भोजन करना सबसे ज्यादा उचित होता है। 2 समय भोजन करना उसके लिए जो बहुत ज्यादा मेहनत का काम, खेती का काम करता है,
जो बहुत ज्यादा मतलब जो हार्ड फिजिकल वर्क करता है, जैसे पहलवान हो गए या जो स्पोर्ट्स पर्सन है, वो लोग ने 2 बार खाना चाहिए। 3 बार खाना खाना मतलब कि आप अपनी मृत्यु को जो है वो आमंत्रित कर रहे हो, इस टाइप का है। मतलब आप 3 बार खा रहे हो मतलब समझ लो कि आप बीमारी को आमंत्रित कर रहे हो। तो आयुर्वेदा में जितना कम खाओ उतना बेटर है, ये माना गया है। ठीक है। तो आयुर्वेदा के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आजकल लोग ओवर ईटिंग कर रहे हैं। ओवर ईटिंग क्या मतलब, खाना भी खा रहे हैं, फिर पता चला शाम को चाय के साथ स्नैक्स भी कर लिया, फिर पता चला कि खाने के पहले हल्का फुल्का कुछ और खा लिया, सुबेरे नाश्ता किया, फिर 11 बजे कुछ खा लिया, फिर जो है दोपहर में लंच किया, फिर 4 बजे कुछ खाया। तो ये आयुर्वेदा के हिसाब से आपकी सेहत को खराब करने के लिए काफी है। एंड फाइनली है एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ स्वीट, ऑयली एंड कोल्ड फूड्स। ठंडा, ओवर कुक्ड फूड खाना, डीप फ्राइड खाना, और ज्यादा मिठाइयाँ खाना, प्रोसेस्ड फूड खाना, ये आयुर्वेदा के हिसाब से हाई ब्लड शुगर लेवल्स का कारण है। राइट। एक सेकेंड। अब डायबिटीज कैसे बढ़ता Understanding है, type 2 diabetes. डायबिटीज का एग्जैक्टली क्या होता है टाइप 2 डायबिटीज में, उसका एक वीडियो है, वो मैं चला रहा हूं। इंग्लिश में है वीडियो, लेकिन आपको ये समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। आपको अगर भाषा नहीं समझ में आए कोई नहीं, लेकिन ये जो एनिमेशन है इससे आपको समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है। Type 2 diabetes is a metabolic disorder that causes sugar, in the form of glucose, to accumulate in the blood rather than being used as fuel by the cells in our body. When we eat, food is broken down by our digestive system into nutrient molecules that are then absorbed through our digestive tract for use by the body. Foods containing carbohydrates or various sugars are broken down into glucose. Glucose is an important source of fuel for many organs in our body. However, to be able to use the glucose for fuel, the glucose molecule must first enter into the cell. The pancreas produces a hormone called insulin, a chemical messenger essential for the entry of glucose into cells. As the blood glucose levels rise after a meal, insulin is released into the bloodstream and sets processes in motion to trigger the removal of glucose from the blood to enter into the cells. In type 2 diabetes, the cells become resistant to insulin and ignore its message to absorb glucose. This is known as insulin resistance. In addition, in type 2 diabetes, the pancreas is unable to produce the greater amounts of insulin needed to trigger these resistant cells to take in glucose from the bloodstream. The most notable symptom of diabetes is frequent urination and excessive thirst. मैं आपको आपकी आसानी के लिए मैं आपकी आसानी से समझने के लिए मैं आपको बता दूं कि जब भी हम खाना खाते हैं जिसमें प्रोटीन्स होता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स होता है, तो वो ब्रेक डाउन होता है, और वो ब्रेक डाउन होके ग्लूकोज में वो कन्वर्ट होता है। और ग्लूकोज जो है ये फ्यूल का काम करता है, ये ईंधन का काम करता है हमारे शरीर को एनर्जी देने के लिए। अब ये ग्लूकोज जो है वो अगर हमारे कोशिकाओं तक पहुंचना है, तो कोशिकाओं तक अंदर जाने के लिए जो मतलब ये मान के चलिए कि कोशिकाओं पे ताला लगा हुआ है, और इस वजह से ग्लूकोज अंदर नहीं जा सकता। अब ये ताले की चाबी जो है ये है हमारा हार्मोन इंसुलिन। जब इंसुलिन और ग्लूकोज साथ में मिलके कोशिकाओं तक पहुंचते हैं तो इंसुलिन ताले में चाबी का काम करता है और ग्लूकोज को अंदर पहुंचा देता है, और जिसे कोशिकाएं जज्ब करके एब्जॉर्ब करके एनर्जी को रिलीज करती है। ये सिंपल प्रोसेस है। लेकिन डायबिटीज टाइप 2 के अंदर ये जो इंसुलिन है, ये जो चाबी समझ लीजिए, ये चाबी खराब हो चुकी है, ये ताला नहीं खुल पा रही है। ताला नहीं खुल पा रही है मतलब ये ग्लूकोज को कोशिकाओं तक नहीं पहुंचा पा रही है।
और इसी वजह से वो जो ग्लूकोज है वो ब्लड में, रक्त में ही घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, और इस वजह से हमारा जो ब्लड शुगर लेवल्स है वो बढ़ जाता है, और उसके वजह से हमें तमाम अलग अलग जो है सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। ये चीज इस वीडियो में समझाई गई है, सिंपल शब्दों में मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब लोगों का सवाल, बहुत सारे लोगों का सवाल ये रहता है कि सर आइडियल ग्लूकोज लेवल्स क्या रहना चाहिए, मतलब ब्लड शुगर लेवल्स क्या होनी चाहिए। तो बेसिकली दो प्रकार की होती है, एक तो है नॉन डायबिटिक इंडिविजुअल की और एक डायबिटिक इंडिविजुअल की। नॉन डायबिटीज, जो ऑलरेडी नॉन डायबिटिक है, उनके लिए जो आइडियल ब्लड शुगर लेवल है फास्टिंग में जो है वो 70 से 99 के बीच में होनी चाहिए। मतलब खाने के बाद 8 घंटे तक आप भूखे रहते हो, फास्टिंग रहते हो, उसके बाद अगर आप टेस्ट करते हो तो जो नॉर्मल लेवल है वो होती है 70 से 100 के बीच में। पोस्ट प्रांडियल जो है, मतलब खाने के 2 घंटे तक बीच में दौरान अगर आप ब्लड शुगर टेस्ट करोगे तो एक नॉन डायबिटिक के लिए नॉर्मल लेवल है अराउंड 130 टू 140। रैंडम ब्लड शुगर जिसे कहते हैं, आरबीएस कहते हैं, ये कभी भी आप ले सकते हैं, मतलब खाने से या फास्टिंग से कोई लेना देना नहीं है, जनरली दिन में कभी भी आप लेते हैं। वो होती है ऑन एन एवरेज, आइडियल रेंज जो है वो 140 की रेंज होता है। और चौथा जो एक और एक क्राइटेरिया है जिसे HbA1c कहते हैं, ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन जिसे कहते हैं, HbA1c, ये आजकल बहुत ज्यादा प्रचलित है, ज्यादातर डॉक्टर्स यही करवाते हैं। ये 3 मंथ एवरेज ब्लड शुगर लेवल है, 3 महीने का एक एवरेज ब्लड शुगर लेवल। ये आइडियल रेंज है 5.7। 5.7 है मतलब कि आप नॉन डायबिटिक है, मतलब आपको डायबिटीज नहीं है। तो जब हम फील्ड में भी जाते हैं तो हमें शुगर कितनी है, क्या है, रिपोर्ट्स देखना तो आना चाहिए, तभी आप किसी को ट्रीट कर पाएंगे। तो इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जो है नॉर्मल लेवल्स है नॉन डायबिटिक लोगों के लिए। अब हम बात करते हैं व्हाट शुड बी द आइडियल ब्लड शुगर लेवल फॉर डायबिटिक इंडिविजुअल। जो जिनको डायबिटीज है, जो मेडिसिन पे है, जो ऑलरेडी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो उनका आइडियल ब्लड शुगर लेवल क्या होना चाहिए, मतलब उनके लिए क्या नॉर्मल है, उनके लिए कौन सी यूनिट्स या कौन सी रेंज नॉर्मल है, वो समझ लीजिए। फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल जो डायबिटिक है, ऑलरेडी डायबिटीज डिटेक्टेड है, उनके लिए फास्टिंग जो है 80 टू 130 होना चाहिए। दैट इज नॉर्मल फॉर देम। अगर कोई डायबिटिक व्यक्ति है, वो ये कहता है कि यार मेरा नॉर्मल ही नहीं आ रहा, मेरा तो 100 पे नहीं आया है, मेरा तो 120 है, डोंट वरी, वो नॉर्मल है उसके लिए, 120 इज ओके फॉर हिम। कोई अगर डायबिटिक व्यक्ति कहता है कि मेरा खाने के बाद का जो शुगर लेवल है वो 140 नहीं आ रहा, मेरा 160 या 170 आया है या 180 आया है, डोंट वरी, इट इज फाइन, इट इज नॉर्मल फॉर देम, वो नॉर्मल है उसके लिए। ठीक है, ये सारे जो आंकड़े हैं ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हैं, अमेरिकन डायबिटिक इंस्टीट्यूट जो है ADI, उसके हैं ये आंकड़े। उनके हिसाब से ये जो है ये नॉर्मल लेवल्स है डायबिटीज, जिनके जो डायबिटिक है उनके लिए। रैंडम ब्लड शुगर की रेंज जो है वो 180 से 200 होनी चाहिए, और HbA1c जो है वो आइडियल रेंज अराउंड 6.5 टू 7 है, तो वो नॉर्मल माना जाता है। और अगर कोई बहुत ही बूढ़े हैं, जिनको बहुत समय से डायबिटीज है और उनको साथ में कॉम्प्लिकेशंस भी हो चुके हैं, कि जैसे उनको किडनीज में दिक्कत आनी शुरू हो गई है, आंखों में कैटरैक्ट की सिम्टम्स आने शुरू हो गए हैं, या पेरिफेरल न्यूरोपैथी, मतलब जो हाथों पैरों में जो है झुंझुनाहट और उनके अंदर जो क्या कहते हैं नमनेस आना शुरू हो गया है, तो ऐसे लोगों के लिए नॉर्मल जो है वो अराउंड 7.5 टू 8 उनके लिए भी नॉर्मल कंसिडर किया जाता है इन द प्रेजेंट सिनारियो। ठीक बात है। तो ये है आइडियल ब्लड शुगर लेवल्स फॉर नॉन डायबिटिक एंड डायबिटिक। फिर से मैं समझा रहा हूं आपको, कंफ्यूज मत होइएगा। जो डायबिटीज जिनको हो चुकी है और दवाइयां खा रहे हैं, किसी प्रकार के ट्रीटमेंट पे हैं, तो उनके लिए जो मैंने अभी फिलहाल आपके सामने स्क्रीन है, ये वैल्यूज उनके लिए नॉर्मल है। यहां तक है मतलब कि कोई टेंशन की बात नहीं है, उनका बॉडी जो है वो इस लेवल पे रेजिस्ट करेगा, इस
इस लेवल पे भी उनका शरीर जो है उनको सहयोग देगा। लेकिन जिनको डायबिटीज नहीं है, नॉन डायबिटिक है जो लोग, ये वाली स्क्रीन जो है, ये वाली स्क्रीन जो है ये उन लोगों के लिए है जिनको डायबिटीज नहीं है, कोई दवाइयां नहीं खा रहे, उनके लिए ये वाली जो वैल्यूज है वो नॉर्मल है फॉर नॉन डायबिटिक इंडिविजुअल। सो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड, क्योंकि आपको दोनों टाइप के लोग मिलेंगे मार्केट में, इसी वजह से हमने ये स्लाइड डाली हुई है। अब कोई भी व्यक्ति ने डायबिटीज का टेस्ट कब कराना चाहिए, मतलब उनको कब जाके एक डॉक्टर से मिलना चाहिए, डायबिटीज के टेस्ट कराना चाहिए? सिंपल है, अगर बहुत ज्यादा बार बार पेशाब आ रही है, खास करके रात के समय अगर आपको ज्यादा पेशाब आ रही है तो आपको डायबिटीज का टेस्ट कराना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा मुंह सूख रहा है, पानी की प्यास ज्यादा लग रही है, तब करानी चाहिए। अगर आपका अचानक वेट लॉस हो जा रहा है और आपकी भूख भी बढ़े जा रही है, भूख भी बढ़ रही है लेकिन लगातार वेट गिरता जा रहा है, इस अवस्था में भी आपको जाके तुरंत ब्लड शुगर टेस्ट करानी चाहिए। बहुत ज्यादा फटीग लग रहा है, बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस हो रही है, हाथों पैरों में जान नहीं है ऐसा लग रहा है, तो आपको डायबिटीज की तुरंत आपको जाके जांच करानी चाहिए। अगर आपको धुंधला दिख रहा है, आपका विजन जो है दिन ब दिन खराब होते जा रहा है, तो आपको डायबिटीज की टेस्ट करानी चाहिए। कोई घाव लग गया है और वो ठीक नहीं हो रहा है, जनरली 3-4 दिन में घाव ठीक हो जा रहा था, लेकिन अभी हफ्ता 2 हफ्ता हो गया है लेकिन वो घाव जो है और गहरा होते जा रहा है, तो इमीडिएटली आपको जाके डायबिटीज की टेस्ट करानी चाहिए। अगर आपको कोई प्रकार की हाथों पैरों में झुंझुनाहट हो रही है, बैठ के उठने पे एकदम जो है सुन्न हो जा रहा है हाथ पैर, और ये एक बार नहीं लगातार बार बार हो रहा है, तो आपको तुरंत जाके डायबिटीज की टेस्ट करानी चाहिए। अगर आपको गर्दन के पास और खास करके आर्मपिट्स जो बगल है उसके आसपास डार्क स्पॉट्स आ जा रहे हैं, स्किन जो है डार्क हो जा रही है, तब भी आपने डायबिटीज की टेस्ट करानी चाहिए। लगातार आपको बार बार प्राइवेट पार्ट्स में जो है इन्फेक्शन हो रहा है, यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन हो रहा है, पेशाब में जलन हो रही है, बार बार पेशाब करते समय बहुत ज्यादा आपको दर्द हो रहा है, खिंचाव महसूस हो रहा है, तो आपको डायबिटीज की टेस्ट करानी चाहिए। और अगर आपको आपके मुंह से कोई कहता है, कोई आपका साथ में रहने वाले अगर ये कंप्लेन करना शुरू करे कि यार अचानक आपके मुंह से आजकल बहुत गंदी बदबू आ रही है, तो भी आपको जो है डायबिटीज की टेस्ट कराना चाहिए। राइट, तो ये है टेस्ट जो आपको कराने चाहिए। अब व्हाट टाइप ऑफ डाइट शुड यू ईट? देखिए साथियों, डायबिटीज को अगर आपको रिवर्स करना है तो सिर्फ दवाइयों से नहीं होगा, उसका एक प्रोसेस है, और वो प्रोसेस स्टार्ट होता है डाइट से। तो डाइट इंपॉर्टेंट है, साथ साथ बहुत सारी चीजें जो मैं आपको बताऊंगा। तो अब हम जो ये वाला जो चैप्टर है, यहां से हम लोग बात करेंगे कि डायबिटीज को कैसे रिवर्स करना है। अभी तक जो हमने बात की वो सारी की सारी बात की डायबिटीज के बारे में, टाइप्स के बारे में, उसकी क्या टेस्ट है, कब टेस्ट कराना है, क्या करना है, उसके बारे में बात की। अब हम बात करेंगे डायबिटीज को कैसे रिवर्स किया जा सकता है, डायबिटीज को कैसे मैनेज किया जा सकता है। तो सबसे पहली चीज कि डायबिटीज अगर किसी को है तो उनको आप एज अ वेलनेस कंसल्टेंट, एज अ आईएमसी वेलनेस कंसल्टेंट, आप उनको क्या उनको रेकमेंड करेंगे? तो सबसे पहला चीज आएगी डाइट से। सो डाइट में आपने उनको कहना है मॉर्निंग जो है वो आंवला जूस ले या एलोवेरा जूस ले। आईएमसी का आप जानते हैं कि हमारे वहां पे एलोवेरा जूस भी है और वाइल्ड आंवला शक्ति जूस भी है, तो उनको सुबह एलोवेरा जूस या आंवला जूस से शुरुआत करें। ब्रेकफास्ट में मिलेट्स खाएं, स्प्राउट्स होते हैं, स्प्राउट्स लें, और वेजिटेबल जूस लें। वेजिटेबल जूस में वो मूली का जूस ले सकते हैं, कुकुम्बर का जूस ले सकते हैं, बीटरूट का जूस ले सकते हैं, वो इस प्रकार का कोई जूस लें। लंच के अंदर जो है वो होल ग्रेन्स लें। होल ग्रेन्स जैसे वो व्हीट ले सकते हैं, या साथ के अंदर वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और कुछ लेंटिल्स ले सकते हैं, कुछ दालें भी ले सकते हैं। और डिनर में जो है लाइट मील्स रखें, जैसे खिचड़ी या सूप लें। डायबिटीज के अंदर अगर आपको बहुत जल्दी रिजल्ट चाहिए तो आपको डाइट फॉलो करना अनिवार्य है। लोग क्या करते हैं, दवाइयां तो खूब खाते हैं, और दवाइयां के साथ में वो लोग डाइट पे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं करते हैं। दे धबाधप नॉनवेज खाए जा रहे, दे धबाधप चावल खाए जा रहे, दे धबाधप जो है सारी दुनिया की जो है मिठाइयाँ, दुनिया का फ्राइड फूड खा रहे हैं। तो इस वजह से जो है वो डायबिटीज कभी भी कंट्रोल होगा ही नहीं। साथियों एक बात ध्यान रखिएगा, कहीं पे आग लगी है, आपको आग को बुझाना है, तो आग को भड़काने वाली सारी जो चीजें हैं उसको आपको रोकना पड़ेगा। आप एक जगह आग बुझाने के लिए पानी डाल रहे हो और दूसरी जगह पेट्रोल भी डालोगे तो वो आग नहीं बुझेगी, या बहुत देर लगेगी उसको बुझने के लिए।
ऐसा ही डायबिटीज में भी है। डायबिटीज आपको समझना पड़ेगा एक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है, एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। लाइफस्टाइल का मतलब है हमारा खान पान, और अगर हमने खान पान को कंट्रोल नहीं किया तो आप दुनिया की कितनी भी मेडिसिन देते रहिए, कितना भी आयुर्वेदा देते रहिए, उसका डायबिटीज कंट्रोल नहीं होगा। ठीक है। और फिर पेशेंट आपको यही बोलेगा यार तुम्हारे प्रोडक्ट्स तो ले रहे हैं लेकिन कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। राइट। तो ये जो है स्मॉल मील्स, इस तरीके का उनको एक डाइट चार्ट, डाइट प्लान बना के आपको देना पड़ेगा। नेक्स्ट, क्या अवॉइड करना है? डायबिटीज पेशेंट्स को रिफाइंड शुगर्स और कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा कम करनी पड़ेगी। रिफाइंड शुगर मतलब जो हमारा व्हाइट शुगर आता है, या ज्यादा कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट मतलब जैसे चावल की चीजें, पोटैटो हो गया, आलू हो गया, या जो राइस हो गया, ये सारी बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं लेना है, कार्बोहाइड्रेट्स कम करना है। प्रोसेस्ड फूड, कैन फूड जो भी है उसको टोटली बंद करना है। डीप फ्राइड आइटम्स को बंद कर देना है। हाई फैट डेयरी आइटम्स, बहुत ज्यादा हाई फैट के डेयरी जो आइटम्स होते हैं उसको नहीं करना, खाना है, जैसे पनीर हो गया या चीज हो गया, ये सब जो है उसको अवॉइड करें। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स और अल्कोहल, पेप्सी, कोक, स्प्राइट, फैंटा, ये सब जो है बंद करना है। माजा, ये जितने भी ऑरेंज जूस है, मिनट मेड, ये वो सबको बंद करना है। और अल्कोहल को टोटली कट डाउन करना है। और ये बताना आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। जब भी आप डायबिटीज पेशेंट को ठीक कर रहे हैं तो खाली आप डायबिटिक केयर पैक दे दोगे और उसको बोलोगे कि बस सुबह शाम जो है एलोवेरा पी ले, शुगर अवेरस पी ले, उससे ठीक हो जाएगा, जी नहीं। साथ में आपको डाइट रिस्ट्रिक्शंस, क्या खाना है और क्या नहीं खाना है वो भी बताना पड़ेगा। साथ में ही आपको उनको एक्सरसाइज भी बतानी पड़ेगी। तो अब एक्सरसाइज की बात करते हैं। एक्सरसाइज में कार्डियो एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, क्योंकि डायबिटिक्स जो होते हैं उनको हार्ट की समस्या आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो उनको रेगुलरली वॉकिंग करना चाहिए, साइकिलिंग करना चाहिए, स्विमिंग करना चाहिए, जो भी उनके लिए संभव है, जो भी चीज उनके लिए रीजनेबल है वो एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर आप वॉकिंग कर सकते हैं तो कम से कम 30 मिनट ब्रिस्क वॉकिंग करना जरूरी है। साइकिलिंग कर सकते हैं तो साइकिलिंग कीजिए, स्विमिंग कर सकते हैं तो स्विमिंग कीजिए। इससे आपका जो कार्डियक जो सिस्टम है वो स्ट्रांग होगा। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज जो है वो करनी चाहिए। हल्का फुल्का वेट लिफ्टिंग कीजिए। बॉडी वेट जो है एक्सरसाइज 2 से 3 बार हफ्ते में आप कर सकते हैं। मतलब जहां पे आपने डंबल्स के साथ में काम किया, या हल्का फुल्का आपने जो है स्क्वाट करने की कोई एक्सरसाइज कर ली जहां पे थाइस वगैरह को आप बिल्ड कर रहे हैं। क्योंकि डायबिटीज में हमारी थाइस और काफ मसल्स को स्ट्रांग बनाना बहुत जरूरी है। काफ मसल्स जो है वो सबसे ज्यादा ब्लड को जो है पुश करती है, हमारे अपर बॉडी में भी और लोअर बॉडी में भी। अगर आपकी काफ मसल स्ट्रांग रहेगी तो आपको जो है ये गैंग्रीन टाइप की जो बीमारियां हैं वो आने की संभावनाएं बहुत कम है। उसके बाद में फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज और बैलेंसिंग एक्सरसाइज कीजिए, जैसे योगा है, स्ट्रेचिंग है, टाई ची है। ये इस प्रकार की जो है एक्सरसाइजेज आपको करना चाहिए। या आप किसी को एडवाइस कर रहे हैं एज ए हेल्थ कंसल्टेंट तो आपको ये बताना पड़ेगा कि रेगुलर एक्सरसाइज, वीकली 2 बार कम से कम स्ट्रेंथ एक्सरसाइज मतलब लिफ्टिंग और स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइज करें। कार्डियो एक्सरसाइज रोज करें, वॉकिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया, स्विमिंग हो गया। एंड फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज भी रोज करनी जरूरी है। योगा की बात करें तो योगा में ये आपके सामने कुछ आसन हैं जो डायबिटीज को कॉम्बैट करने के लिए बहुत ज्यादा प्रभावी होते हैं। जिसमें आ गया धनुरासन, जिसे बो पोज कहते हैं। पश्चिमोत्तासन, जिसे सीटेड फॉरवर्ड बेंड आसन कहते हैं। अर्धा मत्स्येंद्रासन, जिसे हाफ स्पाइनल ट्विस्ट कहते हैं। भुजंगासन, जिसे कोबरा पोज कहते हैं। सूर्य नमस्कार, सन सैल्यूटेशन जिसे कहते हैं। ये जो है ये आसनास रेगुलरली प्रैक्टिस करने चाहिए। ये आपकी बॉडी को, ये आपकी मसल को, ये आपकी जो आर्टरीज है और आपकी लंग्स को जो है ये स्ट्रांग करता है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। साथ में प्राणायाम को हमको करना चाहिए, या हमको प्राणायाम जो है वो सजेस्ट करना चाहिए। उसमें आ गया कपालभाति और अनुलोम विलोम। ये जो है स्ट्रेस को कम करेगा और माइंड को रिलैक्स रखेगा और काम रखेगा। तो ये योगासन करना बहुत बहुत जरूरी है। अब हम बात करेंगे विच आईएमसी प्रोडक्ट्स टू रेकमेंड। आईएमसी में कौन से प्रोडक्ट्स रेकमेंड करने चाहिए। साथियों, आपके सामने ये लिस्ट मैंने ऑलरेडी दी है।
अब आप कहोगे कि सर ये लिस्ट में तो मेरे ख्याल से 12 13 14 प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं, ये सभी देने हैं? जी नहीं, सभी नहीं देना है। आपने पेशेंट की कंडीशन क्या है, पेशेंट की उम्र कितनी है, पेशेंट आपके सामने जो जो भी आपके सामने जो पेशेंट है वो कितने दवाइयां खा रहा है, वो इंसुलिन ले रहा है नहीं ले रहा है, उसके हिसाब से आपको प्रोडक्ट्स देने हैं। लेकिन मैं आपको तरीके बता रहा हूं कि कैसे देना है। आपको समझना पड़ेगा कि हमारे ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो एलोवेरा है, शुगर अवे रस है, हिमालयन बेरी, एलो नोनी शुगर अवे टैबलेट, एलो स्पाइरुलिना, नीम प्योर सुपर हेल्थ, अश्वगंधा, श्री तुलसी, श्री हल्दी, फ्लैक्सीड, राइसिन ऑयल और स्टीविया फॉस। अब ये प्रोडक्ट्स में सबसे पहले आपको जो प्रोडक्ट देना है, जो जिससे आपको स्टार्ट करना है, वो है एलोवेरा, शुगर अवे रस, एलो नोनी, श्री तुलसी, स्टीविया फॉस। इससे आपको स्टार्ट करना है। अगर मान लीजिए आपके पास में कोई पेशेंट आया है जिसको शुगर जो है या डायबिटीज डिटेक्ट हुआ है, एक आध साल हो गया है, मतलब 6 महीने से साल भर हो गया है, और डायबिटीज की लेवल बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, आपने उनको एक्सरसाइज बताया, डाइट बताया, और क्योंकि अभी नया नया है डायबिटीज, तो उनको आप एलोवेरा, शुगर अवे रस या टैबलेट, जो भी आपकी मर्जी, जो भी उनको लेना पसंद करते हैं वो दीजिए, और साथ में तुलसी, स्टीविया फॉस उनको देना शुरू कर दीजिए। इससे उनका डायबिटीज अगर कंट्रोल नहीं होता है, तब आपने आगे बढ़ना है, तब आपने उनको सुपर हेल्थ कैप्सूल आप ऐड कर सकते हो उसके अंदर। अगर पेशेंट कहता है कि मुझे बहुत ज्यादा कमजोरी है, मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, मुझे सेक्सुअल लाइफ में दिक्कत आनी शुरू हो गई है, मुझे आंखों में दिखना, जो मेरी नजर कमजोर होना शुरू हो गई है, तब आप एलोवेरा, शुगर अवे रस, हिमालयन बेरी के साथ में आप अश्वगंधा दे सकते हैं साथ में, क्योंकि हिमालयन बेरी जो है वो ऑक्सीजन सप्लाई को बढ़ाता है। अश्वगंधा जो है वो नर्वाइन टॉनिक है, उसका काम करता है। और सुपर हेल्थ जो कैप्सूल है, उसके अंदर गार्लिक भी है, उसके अंदर जिंजर भी है, उसके अंदर अश्वगंधा भी है, उसके अंदर कलौंजी तेल भी है, उसके अंदर तुलसी भी है। ये सारी चीज होने के वजह से जो है ये एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है, और साथ ही साथ इसको मतलब जो हमारे जो पैनक्रियाज है उसको एक्टिवेट करती है, और इंसुलिन लेवल्स का जो रेजिस्टेंस है, इंसुलिन का रेजिस्टेंस है, उसको कम करने का काम करती है। तो पॉइंट मेरा ये है कि अगर डायबिटीज विदाउट कॉम्प्लिकेशन है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, खाली डायबिटीज है, और डायबिटीज के वजह से उनको सिर्फ ज्यादा पेशाब आ रही है, ज्यादा प्यास लग रही है, और ज्यादा उनको वीकनेस हो रही है, तो आप एलोवेरा, शुगर अवे रस, श्री तुलसी, स्टीविया फॉस, इससे ही काम चला सकते हो। लेकिन जैसे जैसे पेशेंट की कॉम्प्लिकेशंस बढ़ रही है, मान लो उसको किडनी पे असर पड़ना चालू हो गया है, तो आपने हिमालयन बेरी दे देना है। मान लीजिए पेशेंट को थोड़ा सा हार्ट के सिम्टम्स दिखने चालू हो गए हैं, तो आप नोनी ऐड कर दीजिए। बहुत ही ज्यादा भयंकर जो है शुगर बढ़ी हुई है, 300 350 पहुंच गई है, तो ऐसे केस में आप नीम प्योर ऐड कर लीजिए। अगर पेशेंट को बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन वगैरह की दिक्कत है, बहुत ज्यादा पेट उसका जो है साफ नहीं रहता है, तो आप जानते हैं कि अगर वात से रिलेटेड है चीजें, जहां पे आपको थोड़ा फाइबर देना है, तो आप उसको फ्लेक्सीड दे दीजिए। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जो भी आप प्रोडक्ट्स दे रहे हैं उसके अंदर उनको साथ में राइसिन ऑयल हमेशा लेने को कहिएगा। मतलब खाने का जो तेल इस्तेमाल कर रहे हैं वो सनफ्लावर या ग्राउंडनट ऑयल की जगह अगर वो राइस ब्रान ऑयल यूज करें तो वो बेटर होगा उनके लिए। तो आप जो भी प्रोडक्ट सिलेक्शन करें उसके अंदर राइसिन ऑयल देना उनको जरूरी है। अब हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं ये काम कैसे करते हैं, आईएमसी के प्रोडक्ट्स कैसे काम करते हैं, अगर आप देखेंगे तो ये दोषा जो है उसको बैलेंस करते हैं। तो जो मधुमेह है ये बेसिकली क्यों होता है, ये जब कफा जो दोषा है वो एग्रेवेट हो जाता है, जिसके वजह से इम्प्रॉपर डाइजेशन होता है, या कह लीजिए जहां पे अग्नि जो है वो डिसफंक्शन करती है, और इस वजह से जो मेटाबॉलिक वेस्ट है वो हमारे शरीर में, जो हमारे शरीर से जो गंद बाहर जानी चाहिए वो बाहर नहीं जाती है, मेटाबॉलिक वेस्ट हमारे शरीर में जमता है, और उसे अमा कहते हैं। वो जो है उसको क्लियर करने का काम करता है, जो दोषा इम्बैलेंस है उसको ठीक करने का काम करता है।
और ये इम्बैलेंस के वजह से दूसरा इफेक्ट आता है हमारे यूरिनरी सिस्टम पे भी। हमारा यूरिनरी सिस्टम, जो हमारी किडनीज है या हमारा जो टोटली यूरिनरी ट्रैक्ट सिस्टम है, वो जो है वो भी ठीक से काम नहीं कर पाता है। और बॉडी ग्लूकोज को जो है वो ठीक तरीके से प्रोसेस नहीं कर पाती है। बॉडी जो है वो ठीक तरीके से ग्लूकोज को प्रोसेस नहीं कर पाती है, और ये हमारी यूरिनरी सिस्टम से बहुत ज्यादा तेजी से बाहर निकलना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि ये इम्बैलेंस ऑफ दोषा हो गया है, जहां पे मुख्य तौर पे कफा दोषा जो है वो प्रभावित हुआ है। सो आईएमसी प्रोडक्ट क्या करता है कि ये दोषास जो है इसको बैलेंस करता है, अग्नि को इंप्रूव करता है, और हमारे शरीर से डिटॉक्सिफिकेशन करना शुरू करता है। तो डिटॉक्सिफिकेशन के लिए जैसे हम लोग एलोवेरा का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, आईएमसी प्रोडक्ट करता क्या है कि ये अग्नि को जो है उसको ठीक करने में ज्यादा फोकस रहता है। तो जिसका पुअर डाइजेशन है, और जिसका पुअर डाइजेशन है तो आयुर्वेदा के हिसाब से उसका एक्सेसिव ब्लड में ग्लूकोज फॉर्म हो जाएगा। और हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो अग्नि को स्ट्रेंथन करता है, मतलब जो डाइजेस्टिव फायर है, जो पाचक फायर है, जो पाचक अग्नि है, उसको स्ट्रॉन्ग करता है। और इस वजह से जो हमारी चयापचय क्रिया है वो बढ़ती है, बेहतर होती है, और हमारा धीरे धीरे करके शुगर ग्लूकोज जो है, ब्लड ग्लूकोज जो है वो नेचुरली नॉर्मल आना शुरू हो जाता है। एंड तीसरा है डिटॉक्सिफाई करते हैं हमारे प्रोडक्ट्स। डिटॉक्सिफिकेशन के लिए हमारा एलोवेरा बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, जो अमा जो जो टॉक्सिन्स है उसको बाहर निकालता है हमारे शरीर में से, और ऑर्गन की फंक्शन को एनहांस करता है, और इंसुलिन को जो है, इंसुलिन की जो सेंसिटिविटी है उसको इंप्रूव करता है। मतलब जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है उसको कम करता है, और उसकी सेंसिटिविटी को इंप्रूव कर देता है। अब बहुत से लोग कहेंगे कि सर, क्या एलोपैथी और अपना एलोपैथी और आयुर्वेदा साथ में दे सकते हैं? अगर मैं एलोपैथी ले रहा हूं तो मेरे को तो इतना जो है ऑलरेडी खर्चा हो रहा है। तो साथियों, एक बात ध्यान रखना है, ये हमको बताना पड़ेगा लोगों को, ये बहुत से लोगों को नहीं पता है। आपके सामने मैं एक आर्टिकल मैंने रखा हुआ है, अगर आप पढ़ सके तो। ये आर्टिकल गवर्नमेंट का आर्टिकल है, गवर्नमेंट की जो रिसर्च है उसका आर्टिकल है। एनसीबीआई, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेल्युलर बायोलॉजी इंडिया, इसका आर्टिकल है। ये आर्टिकल ये कहता है कि ऑन एन एवरेज, ऑन एन एवरेज एक डायबिटिक व्यक्ति जो है वो साल का, ऑन एन एवरेज जो है, अपनी दवाइयों के लिए, अपनी दवाइयों के लिए वो करीबन 25 साढ़े 25 हजार रुपए सालाना खर्च करता है। खाली ये एलोपैथिक दवाइयों का खर्चा है। और उसकी पूरी जीवन में अगर उसकी लाइफ स्पैन, अगर उसको मान लीजिए 35 साल की उम्र में डायबिटीज हो गया है, अगर उसको 30 साल और डायबिटीज के साथ जीना है, मान लीजिए 65 साल तक की उम्र तक वो जी पाता है, तो उसकी पूरी इतने सालों की जो डायबिटीज की जो दवाइयों का खर्चा है वो करीब करीब 19.5 लाख रुपए का उसका खर्चा आता है। मेरा सवाल ये है आपसे कि इतना खर्चा करने के बाद भी तो इंसान को कभी भी डायबिटीज से मुक्ति मिलती नहीं है। उसको आजीवन डायबिटीज की दवाइयां खाते रहना है, उसको आजीवन जो है वो दवाइयां या इंसुलिन उसको लेते रहना है, लेकिन उसकी डायबिटीज तो कभी कम कम होगी नहीं। उसकी तो शुगर की जो लेवल्स है वो तो बढ़ते जा रही है। और जिस लेवल पे जब स्टार्टिंग में डायबिटीज शुरू हुई थी वो व्यक्ति को, उसने जो डोजेज लेना शुरू किया था एलोपैथी दवाई का, चाहे वो 50 मिलीग्राम हो, एमजी हो, या 75 mg हो, वो हर साल 2 साल के अंदर उसका तो डोजेज बढ़ते जा रहा है। मतलब दवाइयां ना कम हो पा रही है, ना दवाइयों का डोज कम होता जा रहा है। तो साथियों, ये कैसे लोग कहते हैं कि आयुर्वेदा या आपका प्रोडक्ट महंगा है? जब ये कहते हैं लोग तो उनको आपने ये आर्टिकल दिखाना चाहिए। आप ये आर्टिकल का जो है एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या आप गूगल पे जाएंगे तो आपको ये आर्टिकल मिल जाएगा। तो साथियों, जब तक आप लोगों को बताओगे नहीं कि भाई डायबिटीज का ट्रीटमेंट एलोपैथी में महंगा है,
कंपेयर टू आयुर्वेदा। अगर आप आयुर्वेदा में आईएमसी के प्रोडक्ट्स लेते हैं तो हमारे पास में ऐसे सैकड़ों केस है जिन्होंने 6 महीने में, 9 महीने में, साल भर में अपने डायबिटीज को रिवर्स कर दिया है। टोटली उनका डायबिटीज की मेडिसिन बंद हो गई है, एलोपैथी की मेडिसिन उन्होंने लेना बंद कर दिया है। जो 2-2, 3-3, 5-5 साल से एलोपैथिक दवाइयां खा रहे थे, वो आईएमसी के प्रोडक्ट्स के साथ और प्रॉपर डाइट, प्रॉपर लाइफस्टाइल के साथ में वो आज मधुमेह मुक्त है। उनको किसी प्रकार का डायबिटीज का सिम्टम नहीं है, उनको ब्लड शुगर लेवल्स नॉर्मल हो गई है, उनकी सेक्सुअल लाइफ अच्छी हो गई है, उनकी एनर्जी लेवल्स अच्छी हो गई है, वो जो मर्जी वो खाते हैं, सभी चीजें वो लोग अपने मन मर्जी से करते हैं। तो साथियों, डायबिटीज का इलाज जो है वो सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेदा में बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही तगड़ा, बहुत ही बेहतरीन इलाज मौजूद है। हमारा जो इलाज है, हमारे जो प्रोडक्ट्स है वो बिल्कुल भी महंगे नहीं हैं इफ यू कंपेयर विथ एनी अदर पैथी और थेरेपी। नाउ, बहुत से लोग को दूसरा सवाल है, वो कहते हैं कि सर, एलोपैथी तो दवाई ले रहा हूं मैं, साथ में क्या आयुर्वेदा ले सकता हूं? मेरे तो डॉक्टर्स ने कहा है कि सर, मेरे एलोपैथी डॉक्टर ने कहा है कि नहीं, आप एलोपैथी के साथ में आयुर्वेदा मत लेना, गड़बड़ करेगा, ये करेगा, वो करेगा। उनके लिए जवाब है, उनके लिए जवाब है, उनके ही फ्रेटर्निटी से जवाब है। ये आपके सामने 2021 की एक न्यूज क्लिप है। ये एम्स की स्टडी है। और एम्स कौन सा है इंस्टीट्यूट? यहाँ पे सारे एलोपैथिक डॉक्टर्स है, बड़े बड़े देश के बड़े बड़े दिग्गज डॉक्टर्स यहाँ पे कार्यरत हैं। और इनकी स्टडी ये कहती है, मैं इंग्लिश में पढ़ ले रहा हूं, एम स्टडी शोज आयुर्वेदिक एंड एलोपैथिक ड्रग कॉम्बो मोर पोटेंट इन कंट्रोलिंग डायबिटीज। इसका पूरा आर्टिकल का जो लिंक है ऊपर लिखा हुआ है मैंने, ये ANI न्यूज के अंदर आया हुआ है, ANInews.in। ये आप गूगल पे जाएंगे तो आपको ये भी मिल जाएगा। तो जो भी डॉक्टर्स अपने पेशेंट्स को ये कह के डराते हैं या भ्रमित करते हैं कि आयुर्वेदा और एलोपैथी साथ में नहीं ली जा सकती, नहीं लेना चाहिए, ये सरासर गलत है। आप एलोपैथी के साथ में आयुर्वेदा दीजिए। हाँ, ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर आप किसी को आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स दे रहे हैं तो उनको कभी भी ये सलाह मत दीजिए कि आप तुरंत आपकी एलोपैथी मेडिसिन को बंद कर दीजिए। एलोपैथी के साथ साथ आयुर्वेदा के जो भी हमारे प्रोडक्ट्स है वो दे दीजिए। और धीरे धीरे करके, जैसे जैसे उनका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल होता है, जैसे जैसे उनके सिम्टम्स कंट्रोल होते हैं, धीरे धीरे करके जो भी डॉक्टर्स, जो भी एंडोक्रोनोलॉजिस्ट जो उनको ट्रीट कर रहे हैं, वो खुद ही जो है उनकी दवाइयां कम करना शुरू कर देंगे। या अगर आप खुद डॉक्टर है तो आप खुद ही उनकी दवाइयां कम कर सकते हैं। तो ये बात, जब भी आपको कोई बोलता है कि एलोपैथी और आयुर्वेदा जो है वो मिसमैच होता है, कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं, तो भाई, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इंडिया की जो सबसे प्रीमियर, जो सबसे माननीय इंस्टीट्यूट है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली, उनके डॉक्टर्स, उनके साइंटिस्ट, उनके रिसर्चर्स कह रहे हैं कि आयुर्वेदा और एलोपैथी का कॉम्बिनेशन जो है वो डायबिटीज को कंट्रोल करने में या रिवर्स करने में बहुत ज्यादा लाभदायक है। इनफैक्ट वहां के डॉक्टर्स को यह भी पता है कि एलोपैथी से कभी जीवन में डायबिटीज रिवर्स नहीं हो सकता है, आयुर्वेदा से हो सकता है। लेकिन वो थोड़ी अपनी पैथी को गलत बोलेंगे, और मैं भी बोलना नहीं चाहता, हमें भी नहीं बोलना है किसी की पैथी को गलत। आयुर्वेदा का अपना रोल है, एलोपैथी का अपना रोल है। पॉइंट मैं ये कहना चाह रहा हूं, आप सब तक ये मैं बात पहुंचाना चाहता हूं कि घबराना नहीं है, डरना नहीं है। जो डरे हैं उनको बताना है कि भाई, आयुर्वेदा और एलोपैथी जो है, इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही बेहतरीन काम करता है, बहुत अच्छा काम करता है। आपको इसका आर्टिकल अगर चाहिए तो आप लोग गूगल में सर्च कीजिएगा, सिंपल आप कीवर्ड डालिएगा, एलोपैथी एंड आयुर्वेदा एम्स न्यूज डायबिटीज, ऐसा करके डाल दो, आपको वो आर्टिकल मिल जाएगा। उसका आपको प्रिंट आउट चाहिए तो प्रिंट आउट ले लो, जो चाहिए वो लेके आप जो है, जब भी कोई डायबिटीज पेशेंट के पास जाते हैं जिनको ये ऑब्जेक्शन है, उनको बताइएगा। वो जो है वो आपको, उनको समझ में आ जाएगा कि आप क्या कहना चाहते हैं। ठीक है? ओके।
सो ये हो गया जो ऑब्जेक्शंस आते हैं उसके बारे में उसका आंसर. सो आई गेस या सो दैट इज इट माय फ्रेंड्स. मेरे ख्याल से दिस वाज इनफ. एक सेकेंड ना, लेट मी सी. राइट. सो आप में से किसी को कोई क्वेश्चन है तो मुझे आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए. मैं आपके 2-3-4 क्वेश्चन के जवाब देने की कोशिश करता हूं. आई होप कि आप सभी को आयुर्वेदा और डायबिटीज, आयुर्वेदा के माध्यम से, आईएमसी प्रोडक्ट के माध्यम से कैसे आप डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं, इसकी आपको क्लैरिटी आ गई होगी. आई होप अगर आपको ये सेशन ठीक लगा है तो प्लीज लेट अस नो. अगर आपको जो भी कुछ वैल्यू मिली है तो आप शेयर कर सकते हैं. बाप रे, इसे फास्ट जा रहे तो मैं तो पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ. गुड़ खा सकते हैं, हाँ जी खा सकते हो, गुड़ खाओ, कोई दिक्कत नहीं. बहुत फास्ट जा रहा है. इंसुलिन में क्या देना है? इंसुलिन में आप इंसुलिन के साथ साथ आप ये प्रोडक्ट जो है हिमालयन बेरी दे सकते हैं, नोनी दे सकते हैं, साथ में शुगर अवे रस, सुपर हेल्थ कैप्सूल और एलोवेरा दीजिए. सर आंखों का चश्मा हटाने के लिए क्या करना है? आंखों का चश्मा हटाने के लिए आप जो है स्पाइरुलिना यूज करवाइए, हिमालयन बेरी यूज करवाइए, फ्लेक्सीड यूज करवाइए और एलो ज्योति यूज कीजिए. खाने पीने में क्या क्या दे? अरे भाई अभी तो बताया मैंने खाने पीने में क्या क्या देना है क्या नहीं देना है. इतनी देर वही तो बात कर रहा था मैं. कितना बार मेडिसिन खाना चाहिए? कौन सा मेडिसिन? एलोपैथी या आयुर्वेदा वाला? बाप रे, नॉट एबल टू. खैर चलो, आप अभी कोई क्वेश्चन है आपके तो आप अपने अपलाइन से संपर्क कीजिए. एंड साथियों, आयुर्वेदा में आप डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं, टाइप 2 डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं. बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत लोगों को आपकी जरूरत है. आप बेझिझक, बिल्कुल छाती ठोक के आप मार्केट में जाइए. जितना ज्यादा आपके पास में नॉलेज होगा, आपके पास में टूल्स होंगे, उतना आपको डायबिटीज पेशेंट्स से बात करने में, उनको कन्विंस करने में आपको आसानी होगी. इसीलिए हम लोग कहते हैं कि आप लोग अकेले सेशन मत अटेंड कीजिए, आपके साथ में मैक्सिमम लोगों को सेशन अटेंड करवाइए और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लीजिए और अपनी टीम को भी दीजिए. ठीक बात है. तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये सेशन आप लोगों को वैल्यूबल लगा होगा, आपके काम में आएगा. और अभी तक जो आपको डर था या आप लोगों को झिझक थी कि डायबिटीज़ पेशेंट्स के पास जाऊं नहीं जाऊं कैसे करूं, तो मुझे लगता है कि आपके सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस का आपको जवाब भी मिला होगा. और आप लोग बिल्कुल अभी आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में मार्केट में जाके लोगों की डायबिटीज़ ठीक करने में आप कारगर हो जाएंगे. सो थैंक यू वंस अगेन. अगला सेशन 27 तारीख को है, आई होप 27 को है, वेट मैनेजमेंट पे ही है शायद से, इफ आई एम नॉट श्योर. डॉक्टर आनंद वाजपेयी सर का है वेट मैनेजमेंट पे सेशन 27 तारीख को. आपके साथ में बहुत जल्दी वो लिंक शेयर की जाएगी. सो थैंक यू वंस अगेन. गॉड ब्लेस यू ऑल. टेक केयर. गुड नाइट.